हेलो एवरीवन, दिस इज सेकंड वीडियो। फर्स्ट चैप्टर का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। इस वीडियो को भी जितना ज़्यादा शॉर्ट एंड टू द पॉइंट हो सकेगा मैं बनाने की कोशिश करूँगा। स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के साथ में। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट्स क्या होते हैं? ये जनरल गाइडलाइंस होते हैं जो बताते हैं मैनेजर्स को कि काम किस तरह से करना है, कैसे डिसीजंस लेना है, और जो मैनेजरियल फंक्शंस हैं उनको इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवनेस के साथ में किस तरह से पूरा करना है। ये प्रिंसिपल्स रिजिड नहीं होते हैं जैसे कि साइंस के नियम होते हैं वैसे, जबकि ये फ्लेक्सिबल होते हैं, गाइडलाइंस हैं, एंड एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे इनको चेंज किया जा सकता है। इनसे हेल्प होती है मैनेजर की अलग अलग सिचुएशन को डील करने में, वो हेल्प करते हैं लॉजिकली एंड सिस्टमेटिकली। इन प्रिंसिपल्स का यूज करके मैनेजर्स जो ट्रायल एंड एरर की जो मेथड्स रहती है, पहले काम किया फिर देखा सही हुआ कि नहीं हुआ फिर किया, इनको हटा सकते हैं और उनके जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है उसको वो इम्प्रूव कर सकते हैं। नेचर यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। तो ये जो प्रिंसिपल रहते हैं ये सभी जगह एप्लीकेबल हो सकते हैं, कहीं पे भी, स्कूल में, फर्म्स में, हॉस्पिटल में, सभी जगह। जनरल गाइडलाइंस, ये प्रिंसिपल्स जो हैं वो जनरल गाइडलाइंस मींस स्ट्रिक्ट नहीं है, रिजिड रूल्स नहीं होते हैं ये, और इनको मॉडिफाई किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं इनको डेवलप किया गया है थ्रू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, मतलब काम कर करके इनमें सुधार लाया गया है। एंड कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन, मतलब एक काम किया उसमें कुछ लगा कि ये इंप्रूवमेंट होना चाहिए कंट्रोलिंग के बाद में, तो उन्होंने वो नई चीजें उसमें ऐड कर दी। फ्लेक्सिबल, these principles can be adjusted according to the changing business environment। मतलब अगर बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज होता है तो उसके हिसाब से इन प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई किया जा सकता है, और इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ही ये प्रैक्टिकल और यूजफुल होते हैं। मेनली बिहेवियरल मींस जो ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये ह्यूमन बिहेवियर और रिलेशनशिप्स के बेसिस पे होते हैं, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के साथ में काम करना पड़ता है। तो अलग अलग लोगों के हिसाब से इन प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई किया जा सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द पीपल जो इनको यूज कर रहे हैं और जिनके ऊपर ये यूज हो रहा है, दोनों के हिसाब से इसको चेंज किया जा सकता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये जो प्रिंसिपल होते हैं ये एक्शंस एंड देयर आउटकम्स, मतलब टेंथ में आपने पढ़ा होगा ना, ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये उसी के बेसिस पे काम करते हैं कि इसकी जो एक्शन हुई उसका जो आउटकम हुआ, उस आउटकम के बेसिस पे जो रिजल्ट आए उसके बेसिस पे फिर फर्दर चीजें डिसाइड की जा सकती हैं। सो हर एक एक्शन का एक पर्टिकुलर आउटकम होता है और उस आउटकम के बेसिस पे फिर आगे डिसीजंस लिए जा सकते हैं। कंटेंजेंट सिचुएशन बेस्ड होते हैं, मींस देयर एप्लीकेशन डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, कि कौन सा प्रिंसिपल किन सिचुएशंस में लगेगा वो डिपेंडेंट होता है। मींस ऐसा नहीं कि आप हर एक प्रिंसिपल को हर एक जगह पे लगा दे, नहीं, स्पेसिफिक प्रिंसिपल स्पेसिफिक जगहों पर ही यूज होंगे। नो सिंगल प्रिंसिपल वर्क्स परफेक्टली इन ऑल सिचुएशन, एक प्रिंसिपल सभी सिचुएशंस में काम नहीं करेगा। इंपॉर्टेंस क्या होती है? ये इनसाइट्स प्रोवाइड करते हैं मैनेजर्स को, मींस मैनेजर को इन प्रिंसिपल्स की वजह से जो डिसीजन है वो इन्फॉर्म्ड एंड लॉजिकल डिसीजन लेने में ये हेल्प कर देते हैं। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, इफिशियंसी के साथ में काम होगा तो रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज होंगे, टाइम, पैसा, मैन पावर सभी बच सकते हैं, वेस्टेज को कम किया जा सकता है। साइंटिफिक डिसीजन, अगर इन प्रिंसिपल्स का यूज करके कोई डिसीजन लिया जाता है तो ऐसा माना जाता है कि वो जो डिसीजन है वो साइंटिफिक होगा एंड उसके सही होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। हेल्प्स इन मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट, तो टेक्नोलॉजिकल एडोप्टेशन जो होते हैं, कंपटीशन जो होता है, मार्केट की कंडीशन जो होती है, उनके साथ में डील करने में ये प्रिंसिपल्स हमारी हेल्प करते थे। फुलफिलिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, टू दे प्रमोट इथिकल प्रैक्टिस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी। तो प्रिंसिपल्स हमें बताते हैं कि हमारी सोसाइटी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उन्हें किस तरह से पूरा किया जाना चाहिए। जैसे सब्सटेंशियल वेजेस की बात आती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आती है, तो ये सारे प्रिंसिपल्स हमें बताते हैं कि भाई जो वेजेस हैं अच्छे देना चाहिए, जो गरीब लोग हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन, वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ इसके अंदर आएगी। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, दे फॉर्म फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ये जैसा प्रीवियस वीडियो जो मैंने फर्स्ट चैप्टर का बताया था उसमें बताया था कि आप लोग अभी हो सकता है बीबीए करो फिर आप एमबीए करो, तो यहाँ पे मैनेजमेंट को स्टडी किया जाता है एंड नाउ इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है, तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को पढ़ा भी जाता है। फिर 14 प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के जो दिए थे फेवल ने, और उनका जो फोकस था दैट वाज ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल और टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऊपर इनका फोकस था। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने लायक क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा इसको। डिवीजन ऑफ वर्क, तो काम को डिवाइड किया जाना चाहिए, ये पहला प्रिंसिपल इन्होंने दिया था। छोटी टास्क में डिवाइड करेंगे और स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे काम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब सारे काम सभी लोग नहीं कर सकते हैं, जिसका काम है उसी को दिया जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, जो रिपुटेशन है काम का वो कम हो सकता है इसकी, और जो लोग बार बार सेम काम को करेंगे उनमें रिपीटेशन होगा तो उनकी वजह से, उसकी वजह से उनकी जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो जाएगी और उसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैनेजर मस्ट है, मैनेजर के पास में ऑथोरिटी भी होना चाहिए ऑर्डर देने की, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए टू एंश्योर द वर्क इज कंप्लीटेड। मतलब इन दोनों में से अगर एक भी चीज एब्सेंट रहेगी तो काम सही से नहीं हो पाएगा। ऑथोरिटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो काम नहीं होगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑथोरिटी नहीं है, डिसीजन नहीं ले पाएगा आदमी, ऑर्डर नहीं दे पाएगा तो फिर काम नहीं कर पाएगा। डिसिप्लिन, एम्प्लॉइज मस्ट फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब जो डिसिप्लिन है, जिस
तरीके से उनको काम करना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट जो डिसाइडेड है, पॉलिसीज जो बनाई है, रूल्स जो बनाए उनके हिसाब से उनको काम करना चाहिए। इसकी वजह से क्या होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर फंक्शनिंग अच्छी होगी और अथॉरिटी की रिस्पेक्ट भी मिलेगी या उनका रिस्पेक्ट भी करना चाहिए उनको। यूनिटी ऑफ कमांड, एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर, मतलब एक बॉस से ही ऑर्डर मिलना चाहिए, चार लोगों का ऑर्डर नहीं मिलना चाहिए। अगर मिलेगा तो क्या होगा, वो आदमी कंफ्यूज हो जाएगा क्या काम करूं मैं। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एक ही प्लान एंड वन मैनेजर के थ्रू डायरेक्ट होने चाहिए इन सिंगल डायरेक्शन, नहीं तो क्या होगा सब लोग अलग अलग दिशा में गाड़ियां खींचने लग जाएंगे और काम कुछ भी नहीं होगा। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, आदमी को अपना खुद का जो इंटरेस्ट है उसको दबा के ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को आगे रखना पड़ेगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन, जब वो करेगा ऐसा कि वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को आगे रख रहा है, तभी ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रमोशन है या वो सक्सेस हो पाएगा। रेन्यूमरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय को फेयर वेजेस प्रोवाइड किए जाना चाहिए जिसकी वजह से वो मोटिवेटेड फील कर सके। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, जो पावर है उसका प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, उसका कितना कंसंट्रेशन कहाँ पर होना चाहिए, कितनी अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ये सारी चीजें काम के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए या फिर ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। स्केलर चेन, देयर शुड बी अ क्लियर चेन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मींस कौन सुपीरियर रहेगा कौन सबऑर्डिनेट रहेगा, ये सारी चीजें क्लियर होना चाहिए। इसकी वजह से जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर हो पाएगा एंड लोग एक दूसरे की बातें सुनेंगे। ऑर्डर, राइट पर्सन शुड बी इन द राइट जॉब एट द राइट टाइम, मतलब यहाँ पे ऑर्डर का मतलब अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स से है, ना कि किसी को आदेश देना कि तुमको ये उससे नहीं है। अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स से है कि भैया जब सभी चीजें सही जगह पे रखी हुई रहेंगी तो उसकी वजह से कंफ्यूजन नहीं होगा और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। इक्विटी, मैनेजर शुड ट्रीट एम्प्लॉइज फेयरली एंड काइंडली। वन मोर थिंग, इन ऑर्डर आप ये भी याद रखें कि ऑर्डर में मतलब सही आदमी को सही जगह पे बिठाना है वो भी है, तो सभी चीजों का ऑर्डर वहाँ पे सही होना चाहिए। नेक्स्ट इक्विटी, तो मैनेजर शुड ट्रीट एम्प्लॉइज फेयरली एंड काइंडली, मतलब सभी को अच्छे से ट्रीट किया जाना चाहिए, सभी के पास में समानता होनी चाहिए एंड इससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रस्ट एंड लॉयल्टी बिल्ड हो सकती है। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, एम्प्लॉय शुड नॉट बी चेंज्ड फ्रिक्वेंटली, मतलब अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज हैं वो बार बार चेंज हो रहे हैं या छोड़ के जा रहे हैं नौकरी, मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी नहीं है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे लोग ज्यादा दिनों तक टिके रहते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छी, मतलब वहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल है, मतलब वहाँ पे काम करने का एटमोसफियर अच्छा है और लोग वहाँ पे काम करना चाहते हैं। इससे दो फायदे होंगे, एक तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, दूसरा कॉस्ट कम हो जाएगी जो हम लोग स्टाफिंग में आगे देखेंगे। इनिशिएटिव, हर एक एम्प्लॉय को ये एनकरेज किया जाना चाहिए कि वो इनिशिएटिव ले, खुद से काम करना स्टार्ट कर दे और एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वो आइडियाज भी सजेस्ट कर सके। इससे क्या होगा कि क्रिएटिविटी और इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज होगा। एस्पिरिट डीकॉप या फिर टीम स्पिरिट, तो मैनेजमेंट को ये प्रमोट करना चाहिए चीज को या उनकी हेल्प करना चाहिए ताकि टीम में यूनिटी बनी रहे, टीम स्पिरिट रहे एंड यूनिटी की वजह से ही क्या होता है, स्ट्रेंथ होती है और स्ट्रेंथ की वजह से परफॉर्मेंस एनहेंस हो सकती है। टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल, तो टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है और ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछ सकते हैं, इंप्रूविंग एफिशिएंसी इन द वर्कर एट शॉप फ्लोर, तो ये वर्कर्स के ऊपर डिपेंडेंट था या मेन फोकस एरिया था या फिर शॉप फ्लोर लेवल वाला जो है इसके ऊपर इनका फोकस था। मीनिंग क्या होता है, ये जो प्रिंसिपल्स इन्होंने दिए थे टेलर ने, ये डिपेंडेंट थे साइंटिफिक मेथड्स के ऊपर एंड एनालिसिस के ऊपर टू परफॉर्म वर्क एफिशिएंटली, और काम को जितना ज्यादा साइंटिफिक मैनर में किया जाएगा उतना ज्यादा काम अच्छा हो सकता है, ऐसा टेलर का मानना था। टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, फर्स्ट साइंस नॉट रूल ऑफ द थंब, तो वर्क शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक एनालिसिस, मतलब काम जो भी किया जाना चाहिए वो साइंटिफिक मेथड्स के बेसिस पे किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गेस वर्क चलता रहे, एरर एंड ट्रायल एंड एरर बेसिस पे चलता रहे, नहीं। और काम को करने काम अच्छे से करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, पहले एक अच्छी मेथड आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी जिससे प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा मिले एंड देन आपको काम करना स्टार्ट करना चाहिए, ऐसा कहना था टेलर का। हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड, देयर शुड बी पीस एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, मतलब वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों अच्छे से काम करें एंड उन लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स या लड़ाई झगड़े नहीं होना चाहिए। जब वो दोनों शांति से अच्छे से काम करेंगे, खुशी खुशी काम करेंगे, तभी जो वर्क एनवायरनमेंट है वो अच्छा हो पाएगा। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, तो वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों जो है उनको साथ में काम करना पड़ेगा। मैं करके वो ये काम नहीं कर सकते कि दोनों एक दूसरे को अच्छा, खुद को ही अच्छा बताते रहे, नहीं, उनको आपस में मिलके एज ए टीम उनको काम करना पड़ेगा, देन ओनली दे विल बी एबल टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, काम इस तरह से होना चाहिए या ट्रेनिंग इस तरह से प्रोवाइड की जानी चाहिए ताकि जो सभी लोग हैं उनको ट्रेन किया जा सके, उनकी इफिशियंसी को इंक्रीज किया जा सके, कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए, मतलब लेफ्ट आउट फील ना करे एम्प्लॉइज, ऐसा माहौल वहां पे उनको बना कर रखना चाहिए। टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, फर्स्ट फंक्शनल फोरमैनशिप, यहाँ पर क्या होगा कि जो स्पेशलाइज्ड सुपरवाइजर्स रहेंगे उनको अलग अलग टास्क असाइन कर दी जाएगी, इसकी वजह से क्या होगा, सुपरविजन अच्छा हो पाएगा। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन,
यूज ऑफ स्टैंडर्ड टूल्स, मेथड्स एंड प्रोसेसेस, ये होना चाहिए, मतलब हर एक काम के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर देंगे एंड देन उसी हिसाब से उसी मेथड से उस काम को पूरा किया जाएगा, प्रोसेस भी प्री डिफाइंड रहेगी। इससे क्या होगा, वेस्ट कम होगा और कंसिस्टेंसी इंक्रीज हो सकती है। मेथड स्टडी इसको इसके लिए किया जाता है ताकि बेस्ट मेथड को आइडेंटिफाई किया जा सके उस पर्टिकुलर काम को करने में, एंड इससे क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। मोशन स्टडी, अननेसेसरी मूवमेंट्स को एलिमिनेट करने के लिए मोशन स्टडी की जाती है एंड इससे टाइम बचता है एंड एफर्ट्स अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट, टाइम स्टडी। टाइम स्टडी ये डिटरमाइन करती है कि किसी पर्टिकुलर काम को करने में कितना समय लगना चाहिए और उसके हिसाब से फिर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग किया जा सकता है। फटीग स्टडी ये बताती है कि कितने टाइम के बाद में इंटरवल की रिक्वायरमेंट होती है ताकि जो वर्कर्स थक गए हैं उनको वापस से री एनर्जाइज किया जा सके। इम्प्रूव इफिशियंसी एंड हेल्थ, इससे क्या होगा, फटीग स्टडी करने से जो उनकी इफिशियंसी वो अच्छी होगी और उनकी हेल्थ भी मेंटेन रहेगी। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, वर्कर्स आर पेड बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, मतलब जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। या फिर इतना काम कर लिया, 50 टेबल बना दी, चलो ठीक है, लेकिन 50 से ज्यादा जो भी बनाओगे उस पर हर एक पे 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए जो भी रहेगा वो आपको मिलता रहेगा। तो इससे क्या होगा, उनकी इफिशियंसी इंक्रीज होगी, हायर वेज मिलेंगे, वेजेस ज्यादा मिलेंगे तो वो ज्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे और ज्यादा अच्छे से काम करेंगे। डिफरेंस टेलर एंड फेवल में, सो इनका जो फोकस था ये फेवल का वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे था, टेलर का वर्कफोर्स पे ज़्यादा उनकी इफिशियंसी के ऊपर ज़्यादा फोकस था। लेवल, फेवल टॉप लेवल के लिए एंड जो टेलर है वो शॉप फ्लोर के लिए। अप्रोच, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच है, यहाँ पर साइंटिफिक है, 14 प्रिंसिपल्स हैं, यहाँ पे 4 प्रिंसिपल्स प्लस टेक्निक है। ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस, प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना। तो ये थोड़े से डिफरेंसेस हैं, आप इनको थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी सेंटेंसेस के फॉर्म में लिख सकते हैं अगर एग्जाम में ही आता है तो। नाउ फाइनल कंक्लूजन, एंड फाइनल कंक्लूजन के साथ में जो वर्ड्स बोल्ड किए हुए हैं आप इनको ध्यान में रखें, ये कीवर्ड्स हैं, अगर आप इनको एग्जामिनेशन में कोई आंसर आता है उसमें यूज करते हैं तो आप इनको बोल्ड करके या फिर अंडरलाइन करके लिखें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। सो आई जस्ट रीड इट आउट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल गाइडलाइंस दैट हेल्प मैनेजर्स इन डिसीजन मेकिंग। तो अगर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर प्रिंसिपल, मतलब इतना इजी आएगा नहीं पर कभी आ जाएगा गलती से, तो आप फ्लेक्सिबल गाइडलाइंस के ऊपर अंडरलाइन करके आएंगे। in decision making, efficient utilization of resources and achieving organizational goal, they are also based on experience। तो जो प्रिंसिपल है वो किसके ऊपर बेस्ड है, एक्सपीरियंस के ऊपर एंड ऑब्जर्वेशन के ऊपर, एंड उनकी एप्लीकेबिलिटी यूनिवर्सल होती है। फेवल ने जो प्रिंसिपल दिया उनका फोकस एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट पे है, कोऑर्डिनेशन पे है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग पे, while टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट emphasizes on efficiency, productivity, use of scientific technique at top level, at the shop floor level. Together, these principles promote systematic management, specialization, cooperation, and optimum performance, forming the foundation of modern management practice. So, अगर कंपैरिजन का क्वेश्चन आता है दोनों का तो एट द एंड इन कंक्लूजन आप ये वाली लाइन लिखकर आ सकते हैं। अदर कीवर्ड्स ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इन्हें देखिएगा एंड याद भी रख सकते हैं आप इनको। नाउ ये पूरा खत्म होता है हमारा यहाँ पर। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, like it, share with your friends, and do subscribe the channel. Thank you.